नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और इस वीडियो में हम भारत के संविधान का संवैधानिक विकास देखेंगे कैसे हमारा संविधान एक विकसित रूप लिया या इतना बृहद हो गया और किस योजना के तहत इसका निर्माण किया गया। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। संवैधानिक विकास। इस वीडियो में हम चार्टर्ड एक्ट या अधिनियम इन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो सिर्फ संविधान किस योजना के तहत शुरू हुआ, संविधान सभा का बैठक कितनी बैठकें हुई और कौन कौन समितियां बनी, कौन अध्यक्ष था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा की बात किया था। अगर हम बात करें तो 1925 में महात्मा गांधी जी ने एक बिल लेके आए, पारित कराए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। इस बिल में ही हमें संविधान सभा की रूपरेखा देखने को मिलती है। रूपरेखा पहली बार देखने को मिलती है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो 1895 में, सबसे पहले 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने कह दिए थे कि ये मतलब स्वराज की मांग किए थे और इन्होंने ये बात कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1925 में महात्मा गांधी ने एक बिल पारित कराया, नाम था उसका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, और उसी में संविधान की रूपरेखा देखने को मिलती है। ऐसे ही हम अगर बात करें 1934 में एम एन रॉय ने भी संविधान सभा के गठन की बात की थी। 1938 में नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और इस रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। और इस को एक अगर बात किया जाए तो सैद्धांतिक रूप से अगस्त 1940 में सैद्धांतिक रूप से ये 1938 में जो नेहरू ने बात किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाए और उसमें भारतीय ही शामिल हो, सैद्धांतिक रूप से 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसी के संदर्भ में एक प्रस्ताव लाया गया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें यह कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब किया जाएगा? युद्ध की समाप्ति पर। युद्ध की समाप्ति पर। कौन सा युद्ध? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, यानी भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने कहा कि मतलब जो भविष्य में कौन देखा है कि भविष्य में क्या होगा, तो इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इस बिल के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है, एमजी गांधी ने कहा एक ऐसा चेक जिसका बैंक ही दिवालिया हो गया, जिसका बैंक दिवालिया हो गया है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा? एक ऐसा चेक कहा जिसका बैंक क्या हो गया हो? दिवालिया हो गया हो। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और जो विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उनकी पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री। क्लीमेंट
एटली, ये लेबर पार्टी के थे और ये प्रधानमंत्री बनते हैं और ये भारत के लिए चुनते हैं सर पैथिक लॉरेंस को। ये भारत सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे सर पैथिक लॉरेंस। इनको नियुक्त करते हैं और इन्हीं के निर्देशन में 2 और सदस्य नियुक्ति की जाती है, जिनकी स्टेफर्ड क्रिप्स की और एवी अलेक्जेंडर की। तो 3 लोग थे। एक कमेटी भेजी जाती है भारत में, उस कमेटी का नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन। और इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 3 सदस्य हैं, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये 1946 में, मार्च 1946 में भारत आता है और इसका एक ही उद्देश्य होता है, भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा का गठन इसका प्रमुख कार्य होता है या उद्देश्य होता है। अब ये भारत आता है और यहाँ पे अपनी योजनाएं बताता है भारतीयों को, यानी कांग्रेस को, और इसी के मतलब इसी योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये याद रखिएगा, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। और संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये 389 सदस्यों के चुनाव की बात करता है कि 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। अब 389 सदस्य क्यों चुने जाएं? 389 सदस्य क्यों चुने गए? इसमें एक बात ये बताई गई कि 10 लाख जनसंख्या को एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें कहा गया कि जो 10 लाख जनसंख्या को एक ही सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा, और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। इस प्रकार 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। एक 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। अब देखिए 296 सदस्य में से 292 सदस्य जो थे गवर्नर के अधीन प्रांतों से आते थे, और जबकि इसमें से 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांत से आते थे, मुख्य आयुक्त प्रांत से आते थे। इन चारों को भी आपको जानना जरूरी है। ये 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग, और चौथा था बलूचिस्तान था।
अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है, कुर्ग कर्नाटक में और बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। इन 296 का निर्वाचन किया जाना था, जबकि 93 जो देसी रियासतें थी, देसी रियासत का मतलब जो राजा महाराजाओं का जहाँ पे शासन था, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग देसी रियासत कहते हैं, और इनको मनोनीत किया जाना था, मनोनीत किया जाना था, 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। अब 389 सदस्य थे, इतने थे, जिसमें से 93 देसी रियासतों से, 296 ब्रिटिश भारत से थे। जुलाई अगस्त में 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, और ये चुनाव 296 सीटों पे लड़ा गया, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, जबकि अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अब कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी और ये पूरी बहुमत के साथ संविधान सभा के लिए चुनी गई। अब मुस्लिम लीग यहीं से विरोध शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने, उन्हें लगा कि कांग्रेस बहुमत में है तो हो सके तो मुसलमानों के लिए जो उसके अधिकारों का हनन हो कांग्रेस करे, ऐसा मतलब मुस्लिम लीग ने सोचा। तो जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, वो अब संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन अब कांग्रेस को आमंत्रित किया गया, क्योंकि यही बहुमत में थी। तो कांग्रेस के आधार पर संविधान सभा का गठन जब किया गया तो ये 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। 6 दिसंबर 1946 को किया गया, और इसकी जो पहली बैठक थी, पहली बैठक ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष इसके बने सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं थीं, और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल शामिल हुई। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जो 211 सदस्यों में थी। 53 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश से इसमें थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही बढ़िया पूछा जाता है, पहला कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, उन किस आधार पर बने थे? तो ये आधार था इनका वरिष्ठतम क्रम, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठतम, उम्र में सबसे बड़े, वरिष्ठता के आधार पे कर दिया गया। इससे पहले फ्रांस में ये किया जा चुका था कि वरिष्ठता के आधार पे सदस्यों का जो प्रमुख बनाया जाता था किसी कमेटी का, तो फ्रांस में पहली बार किया गया, और उसी को देखते हुए भारत में भी सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को
संविधान की दूसरी बैठक होती है और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी दिन उपाध्यक्ष को भी बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि उसी दिन संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया जाता है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। और एक बात आपको और नोट कर लेनी चाहिए कि बी.एन. राव पहले भारतीय थे जो आईसीजे में जज थे। तो आईसीजे के पहले भारतीय जज कौन थे? वो बी.एन. राव थे। आईसीजे मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज कौन थे? तो बी.एन. राव ही थे। और ये भारत के संवैधानिक सलाहकार भी थे। 13 दिसंबर 1946 की बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर भारतीय प्रस्तावना का आधार बनता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया गया था कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार हम भारत सरकार लोगों पे शासन करेगी, इन सारी चीज़ों को उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। अब कुल जो बैठकें हो रही थी संविधान सभा की, उसमें जब संविधान पूर्णतः कब तैयार हो गया? संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः तैयार हो गया। और इस दिन 16 अनुच्छेद क्रियाशील हुए। याद रखिएगा कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। कई जगह किताबों में आपको 15 भी मिलेगा, लेकिन कितने अनुच्छेद क्रियाशील हुए थे? 16 अनुच्छेद क्रियाशील हो गए थे। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप में किस दिन तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और हम 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं 26 नवंबर को। हमारा संविधान की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की आखिरी बैठक जो होती है वो है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है। आखिरी बैठक होती है। इसी दिन भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं 24 जनवरी 1950 को। पहली बात, हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। उसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया जाता है और उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी चुनाव हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद को भी
बन जाते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। कुल अगर देखा जाए तो संविधान सभा की 12 बैठकें हुई और संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान हमारा पूर्ण रूपेण लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इस दिन संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। 8 अनुसूची शामिल थी। तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, जबकि वर्तमान में यह 25 भाग और लगभग 495 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये कुछ था हमारे संविधान का संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ हमने तथ्यों को जाना। हम आगे की वीडियो में इससे कुछ और चीज़ों को जोड़ेंगे। तो आप ऐसे ही ज्ञान संगम को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।